तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक्सोजेनस एंडोजेनस, या तो बाहर से अंदर इन्फेक्शन आएगा या फिर डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम से अंदर ही अंदर इन्फेक्शन फैलता रहेगा। तो जो बाहर से अंदर है वो नेचुरली उसका जो मेन जरिया है वो स्किन है, या तो फिर वाटर है, या फिर कुछ जो आप इंजेक्शन देते हो वो है, और अंदर यानी कहीं और सिस्टम से इन्फेक्शन एंडोजेनसली स्प्रेड हुआ है, या फिर हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर से वो बैक्टीरिया से कंप्लीट लुमेन ऑफ द कैथेटर कंटामिनेट हो चुकी है और इसलिए इन्फेक्शन हो गए। तो एक्सोजिनस सोर्स और एंडोजिनस सोर्स, ये दो सोर्सेस है इन्फेक्शन होने के। अब देखते हैं कि ये सारे साइट्स कौन से इन्फेक्शन होने के। एक हमने देखा स्किन, तो ये यहाँ से कैथेटर जाना है, स्किन में ऑलरेडी कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, उनको चांस मिल जाता है क्योंकि आपने स्किन को ब्रीच कर दिया, मतलब उसका जो बैरियर है इसको तोड़ डाला नीडल से, और जब आप ऐसे करते हो तो नेचुरली बैक्टीरिया जाने के चांसेस है। कभी कभी डिवाइस में ही इन्फेक्शन होता है क्योंकि डालने की टेक्निक अगर हमारे एसेप्टिक नहीं है तो कैथेटर हब में इन्फेक्शन हो सकता है, जो हम फ्लूइड देते हैं थ्रू लुमेन, चाहे वो मेडिकेशन हो या फिर फ्लूइड हो, इनसे अगर इन्फेक्शन होने के चांसेस है। और क्योंकि ये कैथेटर डायरेक्टली वेन में है, नेचुरली ये इन्फेक्शन वेन में स्प्रेड होता है। कई बार ये इन्फेक्शन सिर्फ सरफेस पे रहकर वहां पे मल्टीप्लाई होते रहता है। फिर जो ब्लड की फाइब्रिन है, जो एक ऐसा पदार्थ है जो काफी स्टिकी और वहां पर जम जाती है, तो फाइब्रिन शीट फॉर्म हो जाती है, कई ब्लड क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं, और इन दोनों में बैक्टीरिया फैलते ही रहते हैं। तो इस तरह से इन सारे साइड से आपको इन्फेक्शन होने का डर है। तो हमने ऑलरेडी देखा कि स्किन में कौन से ऑर्गेनिज्म है, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ये सबसे डेंजरस ऑर्गेनिज्म है, और आजकल हम उसको एमआरएसए कहते हैं, मतलब जो कॉमन मेडिसिन है वो भी कभी कभी इस बैक्टीरिया पे काम नहीं आती। डाइक्रोन कफ, टर्नियर कैथेटर, फाइब्रोटिक स्ट्रैक, ये सब में इन्फेक्शन होने का डर है, और स्किन एक अच्छा सोर्स है इन्फेक्शन का। जो हमने देखा कि इंट्रालुमिनल, ये या तो कोई इन्फेक्शन या आईवी फ्लूइड से या फिर इंजेक्शन से या फिर हैंड से चला जाता है। कई बार हम इस कैथेटर का लुमेन हिपैरिन से भर देते या फिर हम हिपैरिन फ्लश यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंटामिनेशन ऑफ द इन्फ्यूजिव और एडिटिव सच एज अ कंटामिनेटेड हिपैरिन फ्लश, ये भी देखा गया कि आपकी हिपैरिन की जो वायल है उसमें अगर बैक्टीरिया है तो आप ऑलरेडी हिपैरिन फ्लश करके इस बैक्टीरिया को और डायरेक्ट एंट्री दे रहे हो। हिपैरिन भी एक अच्छा कल्चर मीडिया है, हिपैरिन में भी बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, वो उनकी लाइफ हिपैरिन के मीडियम में ज्यादा बच जाती है, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो हिपैरिन फ्लश हम इस्तेमाल करते हैं, हिपैरिन इंजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, वो स्टेराइल ही रहना चाहिए। तो जब आप उस वायल में सुई डालते हो तो पहले आप स्पिरिट से उसका जो कवर है वो क्लीन करो, सुई डालो, आप उसको एस्पिरेट करो, जितना भी आपको फ्लश यूज करना है वो होने के बाद फिर जब आप वायल वापस बक्से में डाल देते हो तो फिर से एक बार क्लीन करो, ताकि एटलीस्ट हिपैरिन की बॉटल कंटामिनेट नहीं होनी चाहिए। इतना करने के बाद भी आपने देखा कि ये जो फाइब्रिन है या उसके जो बैक्टीरिया कैथेटर के इर्द गिर्द जमा है, या कभी कभी जो बैक्टीरिया भी ग्लाइकोकैलिक्स यानी बहुत ही स्टिकी गोंद जैसा एक पदार्थ का निर्माण करती है, इन सब से एक बायोफिल्म बन जाती है। और ये बायोफिल्म एक बहुत खतरनाक चीज है क्योंकि कैथेटर के या तो ऊपर सरफेस पे या तो इनर सरफेस पे ये फिल्म आ जाती है, और एक बार वो फिल्म आ गई तो वहां से बैक्टीरिया का शेडिंग चालू ही रहता है, और ऐसे कैथेटर फिर सादे एंटीबायोटिक को भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, और बहुत बार फिर ऐसी बायोफिल्म बनने के बाद हमें वो कैथेटर निकालना पड़ता है। तो ये आप देख रहे हो कि एक बड़ी फाइब्रिन शीट है, और वहां पर ऑलरेडी ये बायोफिल्म बन चुकी है, और इसलिए मजबूरन एक कैथेटर निकालना पड़ा, और निकालने के बाद हमने देखा कि पूरी बायोफिल्म से भरी हुई है। तो बायोफिल्म कैसे बनती है, तो पहले तो कोई बैक्टीरिया फंगस कैथेटर के सरफेस पे आएंगे, क्योंकि हमने वो सावधानी नहीं बरती या उसकी जो प्रिकॉशंस थी हमने ली नहीं, उसका एक मोनोलेयर बन गया। फिर क्योंकि वहाँ फाइब्रिन है, ब्लड क्लॉट है, कल्चर मीडिया है, बैक्टीरिया ओवर करने लगे, धीरे धीरे बैक्टीरिया इतने बन गए कि उन्होंने वो फाइब्रिन का कवर तोड़कर वो ब्लड स्ट्रीम में चले गए। तो जब फाइब्रिन शीट बनती है तो पहले बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, फिर वो इतना प्रेशर उनका बढ़ जाता है कि वो जो फाइब्रिन शीट है उसको रप्चर करके वो ब्लड में चल जाती है, तब नेचुरली बुखार और सिस्टमिक इन्फेक्शन के साइंस आने लगते हैं। क्योंकि जब ऐसे बैक्टीरिया रिलीज होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, और वो फिर कोई टॉक्सिन्स जो साइटोकाइंस कहते हैं उसको रिलीज करती है, और उससे बुखार वगैरह आना चालू हो जाता है। अब हमें कैसे जाने कि इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ, या क्या हम जाने ताकि हमें इन्फेक्शन के बारे में पता चले। तो एक तो सिम्टम्स है, जैसे आपने देखा कि फीवर है, अपने पेशेंट में वो प्यूरुलेंस यानी कुछ पस भी कैथेटर साइड से आ रहा है, पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो गया है, जैसे बीपी ड्रॉप हो रहा है, ब्लड प्रेशर कभी कभी कम हो जाता है, कभी टेम्परेचर भी कम हो जाता है, ज्यादा एसिडोसिस हो जाता है। और ये इन्फेक्शन सिर्फ कैथेटर सीमित ही नहीं, वो और
फैल कर दूसरे ऑर्गन तक भी पहुंच सकते हैं, जैसे हार्ट के वाल्स पर, बोन तक, ब्रेन तक, और फिर ये कॉम्प्लिकेशन पहुंच जाकर के पेशेंट की मौत भी होती है। तो ये सिर्फ कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन है, तो ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है और इंसान को बचाया जा सकता है। लेकिन जब ये सिस्टमिक इन्फेक्शन हो तो बहुत गहरी चीज हो जाता है। तो जैसे मैंने देखा कि ये कुछ गाइडलाइंस है कि हमें एटलीस्ट 2 बार ब्लड निकालना है, आइदर फ्रॉम सेपरेट पेरिफेरल साइट और फ्रॉम ईच पोर्ट, और ये दोनों ब्लड कल्चर को हम ग्रो करेंगे। फिर 10 से 15 दिन के इंटरवल में एक और, मतलब ये दोनों इमीडिएटली नहीं लेने। पहला एक ब्लड कल्चर लिया, 15 मिनट रुके, दूसरा ब्लड कल्चर लिया, आइदर 2 पेरिफेरल वेन से लिया या 2 पोर्ट से लिया। 2 पोर्ट और पेरिफेरल वेन को कंपेयर करना है तो तीनों साइड से आपने ब्लड लेना जरूरी है। ये गाइडलाइन है। और अगर ये पॉजिटिव कल्चर आते हैं, स्पेशली कैथेटर टिप और पेरिफेरल वेन में सेम ऑर्गेनिज्म है, तो ये कंफर्म होता है कि कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन है। कभी कभी कैथेटर पॉजिटिव है लेकिन पेरिफेरल ब्लड नेगेटिव है, मतलब ये शायद कुछ ऐसी बायोफिल्म है जो कैथेटर तक सीमित है, या लुमेन में हिपैरिन इन्फेक्टेड हो गया है, या फिर लुमेन में ही बैक्टीरिया है, लेकिन अभी तक ये जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में फैले नहीं है, इसलिए पेरिफेरल ब्लड में वो नेगेटिव आएगा लेकिन कैथेटर में वो जंतु दिखाई देंगे। अभी ये टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो नेचुरली लोकल साइट इन्फेक्शन जो हम कई बार देखते हैं, इंसर्शन साइट मतलब ये लोकल साइट से थोड़ा आगे, या कंप्लीट टनल, ये तीनों चीज इन्फेक्ट हो सकती है। तो ये एक चित्र है जहाँ पे लोकल साइट इन्फेक्ट है, जहाँ पे कैथेटर जा रहा है, वहाँ पे रेडनेस है, यहीं से थोड़ा पस आ रहा है, यहीं पे थोड़ा एरिथीमा है, यहीं पे पेन है, थोड़ा पेशेंट चिल्स राइगस ऐसा भी कर रहा है। तो ये साइट या उसके 1-2 सेंटीमीटर इर्द गिर्द, इसको हम एग्जिट साइट इन्फेक्शन कहते हैं। वो 2 टाइप के हैं, या तो अनकॉम्प्लिकेटेड है या तो फिर कॉम्प्लिकेटेड है। अनकॉम्प्लिकेटेड का मतलब है ब्लड कल्चर नेगेटिव है, सिर्फ लोकल इन्फेक्शन है, उसको अगर हम म्यूकोरेसिन 2% ऑइंटमेंट दोगे, या अगर फंगस है तो कीटोकोनाजोल या क्रीम दोगे, तो ये शायद इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उनको बुखार आ रहा है, सिर्फ एग्जिट साइट तक इन्फेक्शन सीमित नहीं है, तो हमें उनको ओरल या आईवी एंटीबायोटिक देने पड़ेंगे, जो कि एग्जिट साइट के लिए 7 या 7 दिन के अंदर ये इन्फेक्शन चला जाता है। अगर इंसर्शन साइट है, मतलब सिर्फ एग्जिट साइट नहीं, थोड़ा आगे चलकर इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो ये टनल तक भी पहुंच गया है। इसमें भी 2 टाइप है कि इन्फेक्शन होने के बावजूद भी अगर नेगेटिव ब्लड कल्चर है, तो यही जो एग्जिट साइट की रेजिमेन है वही हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी, और 7 दिन में ये भी इन्फेक्शन चला जाएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पूरा ही टनल इन्फेक्ट है, वहां पर दर्द है, वहां पे पूरी साइट पर टेंडरनेस है, पेशेंट न्यूट्रोपेनिक है और वहां भी आ रहा है, उसके डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ज्यादा है, तो शायद ऐसे लोगों के लिए फिर हमें ये कैथेटर रिमूव करना पड़ेगा। ये कैथेटर कैसे रिमूव करते हैं, क्यों रिमूव करते हैं, ये इसके सारे जानकारी थोड़े वक्त में लेंगे। तो ये चित्र है जहाँ पे कंप्लीट कैथेटर टनल इंक्लूडिंग द टेक्रोन कप, आप देख रहे हो कि पूरा ही लाल हो चुका है, पूरे टनल में इन्फेक्शन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ एग्जिट साइट में इन्फेक्शन है, लेकिन आगे का कैथेटर क्लीन दिख रहा है। तो ये शायद लोकल ऑइंटमेंट से भी ठीक हो सकता है, यहाँ हमें 7 दिन तक एंटीबायोटिक देना है। अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो नेचुरली ये ऐसे जो कैथेटर है वो लोकल 7 डेज के एंटीबायोटिक से नहीं रिस्पॉन्ड करते, और ज्यादातर ऐसे कैथेटर को निकाला जाता है। लेकिन इनकी क्या गाइडलाइंस है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी कभी कभी हमें लगता है ये सब क्लीन है, फिस्टुला है, ये पंक्चर साइट है, बट ये जो बल्ब आप देख रहे हो यहाँ पर भी काफी बैक्टीरिया रहते हैं, और कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि जैसे ही पहला 15-20 मिनट या आधा घंटा हो जाए, फिस्टुला के बाद भी उनको बुखार आता है, या फिर बाद में टेम्परेरी चिल्स आते हैं, और जैसे डायलिसिस खत्म हो जाता है घर में वो ठीक रहते हैं। तो इसका मतलब ये जो साइट है वो इन्फेक्ट हो चुकी है, और आप जब उसको पियर्स करते हो तो आप इसी बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हो कि ब्लड स्ट्रीम में चले जाए। तो ऐसे वक्त आप इन ओल्ड पॉइंट्स को छोड़कर 2 नए पॉइंट चूज कीजिए, ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ पर आप म्यूकोरेसिन ऑइंटमेंट लगाते जाइए, ताकि लोकल एग्जिट साइट, यहाँ इसको भी हम एग्जिट साइट कहेंगे क्योंकि ये पंक्चर साइट है, तो इसका इन्फेक्शन हमें ट्रीट करना है, और तब तक इस पॉइंट्स को इस्तेमाल ना करके दूसरे 2 पॉइंट्स इस्तेमाल करने हैं, तो ताकि ये पेशेंट को फिस्टुला पियर्स करने के बाद भी बार बार घंटे डायलिसिस पे ना बचे। ड्यूरेशन, जैसे मैंने कहा कि जो कॉम्प्लिकेटेड कैथेटर है वो शायद 7 दिन तक ठीक हो जाए, लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड कंप्लीट कैथेटर इन्फेक्शन अगर है तो शायद 2 to 3 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड। अगर ये स्टॉप ऑरियस है तो 4 वीक्स, और अगर ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशन है, जैसे आप देख रहे हो कि बोन तक इन्फेक्शन गया है, हार्ट के वाल्व तक इन्फेक्शन गया है, तो 2 to 3 वीक्स भी कम है, 6 to 8 वीक्स ऑफ एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। ज्यादा रेंज में आईवी देनी पड़ेगी, यहाँ पर भी आईवी प्रीफर करते हैं, लेकिन अगर आईवी से पहले 7-8 या 8 दिन में इन्फेक्शन कम हो गया हो तो ओरल से आप 2 to 3 वीक्स की
ट्रीटमेंट पूरी कर सकते हो। स्टॉफ ऑरियस है तो नेचुरली आपको 1 महीने तक ये लेना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है? आपने ऑलरेडी देखा है कि वैंकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, सेफ्टाजिडिन, सिफेजुलिन, डाप्टोमाइसिन, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट यूजुअली कहते हैं कि चलो एक वैंकोमाइसिन का शॉट दे दो, जेंटामाइसिन दे दो, या फिर पोर्टम दे दो, या फिर रेफलिन दे दो। डाप्टोमाइसिन तो बहुत रिजर्व केसेस में है, जो एमआरए से पेशेंट्स है जहां वैंकोमाइसिन काम नहीं आएगा, ऐसे स्टाफ और उसको डाप्टोमाइसिन दिया जाता है। और ये सारे एंटीबायोटिक से आप ऑलरेडी वाकिफ हो। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि कब कैथेटर को निकाले, कब उसको सिर्फ गाइड वायर पे एक्सचेंज करे, और कब इस कैथेटर को बचा के रखे। तो उसकी टिपिकल गाइडलाइन है कि रिमूव कब करना है, कैथेटर एक्सचेंज कब करना है, कैथेटर सैल्वेज कब करना है। तो अगर ये सारी चीजें हैं, अगर नॉन डायलिसिस टेम्पररी है तो उसको निकाल दो, सीवियर सेप्सिस है तो निकाल दो, हेमोडायनेमिक पैरामीटर्स अच्छे नहीं है तो निकाल दो, ऑलरेडी अलग जगह पे इंफेक्शन फैल चुका है तो उसको निकाल दो। अगर 48 से 72 घंटे तक भी इंफेक्शन के सिम्टम चालू रहे एंटीबायोटिक देने के बावजूद भी, तो उसको निकाल दो। अगर कल्चर में ये सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, स्टॉफ ऑरियस, सुडोमोनास, कैंडिडा, फंगस, तो फिर भी ऐसे कैथेटर को निकाल दो। तो ये जस्ट एक जनरल फ्लो चार्ट है कि अगर टनल इन्फेक्शन है तो आपको ज्यादातर कैथेटर रिमूव करना पड़ेगा। एग्जिट साइट है तो आप लोकल एंटीसेप्टिक से काम निभा सकते हो। थोड़ा बैक्टीरिया है, पहले आप आईवी एंटीबायोटिक देके रखो, अगर सिम्टम्स ठीक हो गए तो कैथेटर को सेव करो, अगर इन सिम्टम्स नहीं किए तो शायद आपको कैथेटर निकालना पड़ेगा। अगर ये लोकल एंटीसेप्टिक से ठीक नहीं हुआ तो नेचुरली आईवी एंटीबायोटिक्स दो, आईवी एंटीबायोटिक से ठीक हुआ तो ऑब्जर्व करो, नहीं ठीक हुआ तो अगर आपको कैथेटर निकालना पड़ेगा। तो एक जनरल फ्लो चार्ट है। अब हम कब गाइड वायर कैथेटर को एक्सचेंज करते हैं, तो द पेशेंट कैन बी स्टार्टेड ऑन ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक। अगर फीवर कम हो गया, मान लो दूसरी साइट आसानी से नहीं मिलती ऐसे पेशेंट्स को, एक ही जगह मुश्किल से कैथेटर गया है, मगर कुछ शुरुआत के एंटीबायोटिक से फीवर चला गया, तो नेचुरली आप ये गाइड वायर पे चेंज करने की कोशिश कर सकते हो। ज्यादातर गाइड वायर पे चेंज करना इज नॉट एन आइडियल मेथड, लेकिन मजबूरी है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनके वैस्कुलर एक्सिस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो उसमें हमें या तो कैथेटर सैल्वेज करना पड़ता है या तो गाइड वायर पे चेंज करना पड़ता है। और अगर हम सैल्वेज करें तो एंटीबायोटिक लॉक सॉल्यूशन ऐसे सब सैल्वेज कैथेटर को हमको यूज करना है, क्योंकि हमारा मकसद है कैथेटर सैल्वेज करने के बाद एटलीस्ट फॉर 3 to 4 वीक्स जो लुमेन में इंफेक्शन है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, और इसलिए एंटीबायोटिक ब्लॉक 3 वीक्स तक देना जरूरी है। कौन से एंटीबायोटिक ब्लॉक है आप ये सब जानते हो कि ट्राइसोडियम साइट्रेट, जेंटामाइसिन, आजकल ट्राइसोडियम साइट्रेट भी जेंटामाइसिन ऐसे कॉम्बिनेशन भी दिए जाते हैं, जेंटामाइसिन हेपेरिन भी दिया जाता है। तो ये सारा प्रोटोकॉल हम नेचुरली आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ये कौन से कंसंट्रेशन में किया जाता है, कैसे परसेंटेज है कि इसी के साथ आजकल कुछ एंटीबायोटिक के भी लॉक दिए जाते हैं, वैंकोमाइसिन, वैंकोमाइसिन हिपैरिन, सेफ्टाजिडिन हिपैरिन, सिफेजुलिन हिपैरिन। जब आप एंटीकोएगुलेंट और एंटीबायोटिक को कंबाइन करते हैं तो नेचुरली उसका सबसे ज्यादा फायदा हमें दिखाई देता है। आजकल इथेनॉल लॉक भी आता है, 3.5 ml ऑफ अल्कोहल 100%, 1.5 ml ऑफ स्टेराइल वाटर, और ऐसे 10 ml में लेके हम उसको लॉक कर सकते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इथेनॉल एक अच्छा एंटीसेप्टिक है, उसको कोरोना में भी एडवाइस किया गया है सरफेस डिसइंफेक्शन के लिए, तो वही हम लॉक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Just 5 minutes. अभी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में ये सारे बेसिकली कुछ टॉपिक्स ऐसे लिए गए हैं इन्फेक्शन के, जो हमें बताते हैं कि ये सारे स्टडीज बताते हैं कि डेफिनेटली लॉक का बहुत बड़ा फायदा है और उससे हम कैथेटर की लाइफ बढ़ा सकते हैं। अब लास्ट 5 मिनट में मैं बताना चाहता हूँ कि प्रिवेंशन क्या है। सो नेचुरली प्रिवेंशन हेल्थ केयर वर्कर के इर्द गिर्द घूमता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंट एजुकेशन, स्किन एंटीसेप्टिक की सारी मेथड्स, कैथेटर साइड ड्रेसिंग, एंटी माइक्रोबियल लॉक, बंडल्स एंड चेकलिस्ट, ये सारे इसमें प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। हैंड वॉशिंग ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी बात है। अब आप देख रहे हो कि 4-5 जगह पे हम पेशेंट के इर्द गिर्द मंडराते रहे। हम पहले पेशेंट को टच करने के पहले भी हैंड वॉश करना चाहिए, बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अगर पेशेंट को हम हैंडल कर रहे हैं तब, अगर कोई बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर करने के बाद, आफ्टर टचिंग द पेशेंट फिर हैंड वॉश, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स वापस हैंड वॉश। तो जितना हम हैंड वॉश करेंगे, हैंड से जो हम इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं वो कम होगा। ये जो नेजल कैरियर के बारे में बताया जाता है कि स्टेफिलोकोकस नोज में रहता है, और इसलिए कई बार किसी सेंटर में नेजल स्वैब ले जाता है हर टेक्नीशियन का, ताकि उनमें ये एमआरए से अगर है तो उसको क्लियर किया जाता है कुछ एंटीबायोटिक देकर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि नोज हमारा इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, तो जब भी हम छींके खांसे तो हमें ये बैरियर वापरना चाहिए ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। तो हैंड हाइजीन,
एनवायरमेंटल हाइजीन, स्क्रीनिंग, सर्विलेंस, कौन से एंटीबायोटिक कब इस्तेमाल करने हैं, उसके फॉलोअप, ये सारा सेफ्टी कल्चर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरली इन्फेक्शन के चांसेस हम कम करेंगे। सो सक्सेस ऑफ प्रिवेंट इन्फेक्शन लाइज इन करेक्ट टेक्निक। करेक्ट टेक्निक क्या है, इसकी काफी चेकलिस्ट है, ये भी हम आपको भेज देंगे। इस चेकलिस्ट से हमें पता चलता है कि पहली स्टेप क्या करनी चाहिए, दूसरी क्या करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसे चेकलिस्ट आप अपने डायलिसिस रूम में रखी जाए, ताकि ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप या कैथेटर कनेक्ट करते समय या कैथेटर डिस्कनेक्ट करते समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कैलकुलेशन हम शुरू करते हैं उसके पहले भी हमें कुछ डूज एंड डोंट्स है, जैसे असेस द ईज ऑफ हेपेरिन रिमूवल, सलाइन फ्लशिंग, क्लॉट्स होता है तो उसको पहले क्लीन किया जाता है। पेशेंट्स को भी कहा जाता है कि आप भी अपना एरिया पहले सोप वाटर से क्लीन करके फिर ही आप डायलिसिस चेयर पे आओ। ये सारे कुछ मेथड्स हैं ताकि हम पहले एक्सेस कैलकुलेशन करने के पहले इस्तेमाल करने चाहिए। वॉश हैंड्स, wash the axis, apply clean gloves, cleanse the area by chlorhexidine, cleanse in a circular rubbing motion, that is from center to outwards, wear sterile gloves, gloves should be changed if contaminated. Okay, airborne bacteria that can infect catheter, और इसलिए हमें एटिकेट्स जो आजकल रेस्पिरेटरी एटिकेट्स कहा जाता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक क्विकली मैं बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। ये कॉन्कैट सप्लीमेंट क्या है, पहले हमने बिटाडिन लगाया, फिर वहां पर सर्विलियम से क्लीन किया, उसके बाद गॉस पीस लेके उसकी ड्रेसिंग की, उसके बाद थोड़ा टेगाडम के उसे वाटरप्रूफ बना दिया, और बाद में जो हमारे कैथेटर के एग्जिट साइड से उसको हमने कवर कर दिया। सो टुगेदर लेट्स कीप डायलिसिस पेशेंट सेफ डेज सिंस लास्ट बायोस्ट्रीम इन्फेक्शन अकर्ड। सो बेसिकली ये एक ऐसा चार्ट है जहां पे हमें मेंटेन रखना चाहिए कि लास्ट इन्फेक्शन कब हुआ। कई बार हम लोग कहते हैं कि इसको बुखार आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, उसका अगर हम चार्ट रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बार बार री इन्फेक्शन हो रहा है या फिर इसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है। और हम खुश होंगे अगर ये जो डायलिसिस कर रहे हैं और इन्फेक्शन फ्री डेज अगर हमारे बढ़ गए, इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इन्फेक्शन कमिंग अगर हम कम कर पाए तो ये सबसे बड़ी जीत होगी। सो ये आखिरी बात है कि आओ एक प्रार्थना करते हैं कि मरीजों की आंखों की नमी को हंसी में बदलने की कोशिश करते हैं, और यह तब मुमकिन है जब हर टेक्नीशियन अपने प्रिवेंटिव इन्फेक्शन प्रोटोकॉल को बखूबी से जान ले। थैंक यू मुकेश। आपको 250 आदमियों ने सुना तो काफ़ी सारे लोग और हैं जिनको सुनना चाहिए। सो होपफुली एक तो यूट्यूब पर लोग देख पाएंगे। सेकेंडली अगर जैसे आपने कहा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मैंने डॉक्टर ज़हीर वीरानी को भी कहा वैसे आपको भी कहूँगा कि वो आप अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है लाइफ सेवियर्स का, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर आप डालोगे तो उनके बहुत फ़ायदा होगा। क्वेश्चंस में आई थिंक एक आपने आंसर कर दिया, जो कैथेटर लॉक का क्वेश्चन लोगों ने पूछा है, तो दैट यू हैव सेड कि कौन से प्रकार के कैथेटर लॉक्स हैं। लोगों को एग्जिट साइड को किस सॉल्यूशन से क्लीन करना चाहिए वो उन्होंने पूछा है। दैट आल्सो आई थिंक या यू वांट यू कैन, तो आपने एक्चुअली यू हैव ऑलरेडी सेड हाउ ऑफन वी नीड टू चेंज द ड्रेसिंग on each dialysis session or after 2-3 sessions is the question which you have asked. Obviously डायलिसिस में तो हम डायलिसिस टू डायलिसिस ही ड्रेसिंग चेंज करते हैं ताकि घर में उनको कोई हैंडल नहीं करना चाहिए। और दूसरी से बात है, अगर शायद वो गीला हो जाए या कुछ गलती से पानी गिर जाए तो नेचुरली इमीडिएटली वो रिपोर्ट करके नया फिर ड्रेसिंग करना चाहिए। ज्यादातर उस वुंड को ड्राई रखना चाहिए। तो डायलिसिस टू डायलिसिस, और अगर वो अगर वेट हो जाए तो नेचुरली इन बिटवीन, ये बेसिकली प्रोटोकॉल। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी पीपल फील दैट ये टॉक हिंदी में नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए? जिनको जिनको चाहिए ये हिंदी में नहीं होना चाहिए वो चैट पे अपना रिस्पांस दे दें ताकि हमें पता चले कितने लोगों को थोड़ा सा हिंदी समझने में दिक्कत आ रही है, सो दैट नेक्स्ट टाइम हमें आइडिया आ जाए। आई थिंक विद दैट there are 1 or 2 questions, but you have answered all of them in your talk. So I think we really thank you so much from the bottom of our heart for giving a very lucid description of how to handle a permacare, and जो थोड़े बहुत चीजें रह गई होंगी वो आपको हम गुजारिश करेंगे आप WhatsApp ग्रुप में डालें। Thank you Mukesh, we will need you for all the guidance. And now हमारा third panelist Dr. Rajesh Kumar, who is a director of Apex Kidney Care and is attached to Hiranandani Hospital and many other hospitals in this area. More importantly, as a personal friend, मेरा कोई भी academic discussion होता है तो मैं सबसे पहले उनको याद करता हूँ।
मुझे भी अगर कोई डाउट्स होती है तो ये तो मेरे को गिनता है कि टीचर है, लेकिन मैं इसको गिनता हूँ ये टीचर है। तो ही इज सो फेमस विद द टेक्नीशियंस, और बहुत ही दिल से टेक्नीशियंस को सिखाते हैं और उनके लेक्चर काफ़ी पॉपुलर हैं, और हम उन्हें कई बार बुलाएंगे आप सभी लोगों को सिखाने